Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss chapter number 4 from our supplementary reader book, that is A Pact with the Sun. And the name of our chapter is The Old Clock Shop. Old clock shop, that means कोई पुरानी घड़ियों की दुकान, ठीक है? So it's Christmas Eve and closing time for shops. Ray's old clock shop is still open. Two shoppers call at this late hour. So before starting our chapter, we must read these introductory lines so that the background of the story is set in our mind. So हमें इसकी background पता चल जाए कि क्या background है, कैसे शुरुआत हुई इसकी स्टोरी की. So let's see. ये क्रिसमस ईव थी. It is Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस ईव की बात हो रही है. दैट मीन्स जब क्रिसमस शुरू होने वाला था, 25 दिसंबर होने वाली थी, 12 o'clock मिडनाइट का होने वाला था, उससे पहले शाम की बात हो रही है. दैट मीन्स 24 शाम की बात हो रही है, 24 दिसंबर. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और अब ये शॉप्स के बंद करने का टाइम था. शॉप्स क्लोजिंग टाइम हो गया था. Ray's old shop is still open, but Ray की, Ray is the name of a person, shop owner है, शॉपकीपर है. तो Ray जो है उसकी पुरानी जो क्लॉक शॉप है वो अभी भी खुली है. Two shoppers call at this late hour. अब शॉप, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि शॉप्स बंद होने का टाइम हो चुका था, क्लोजिंग टाइम था. सो क्लोजिंग टाइम की बात हो रही है, बट अभी भी जो दो शॉपर्स हैं, टू शॉपर्स मतलब दो पर्सन जो अभी शॉपिंग के लिए आए हैं, दे कॉल एट दिस लेट आवर. वो रे की शॉप में आते हैं इस लेट आवर, मतलब एट एंड मोमेंट पे, जब क्लोजिंग टाइम था तब ये दो शॉपर्स आते हैं, दो पर्सन आते हैं शॉपिंग के लिए. सो लेट्स सी with the start of the chapter. So we can start from here. Christmas Eve had arrived. Christmas Eve आ गई थी. That means 24 की evening हो गई थी. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. अब जैसे कि लास्ट मिनट शॉपर्स, दैट मीन्स जो अभी शाम तक शॉपिंग कर रहे थे, जैसे ही वो घर जाने वाले थे, एज द लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. जैसे अभी मार्केट बंद होते होते भी कई लोग जो होते हैं लेट हो जाते हैं शॉपिंग करते करते, तो जैसे ही वो अपने घर जा रहे थे तो अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए. अब ये कहाँ की बात हो रही है? सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए की. तो एकदम से क्या हो गया वहां पर? अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो. वाइट शीट ऑफ स्नो, दैट मीन्स हर जगह जो है स्नोफॉल होने लगी, और स्नो ही सारी जगह दिखाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था मानो एक वाइट कलर की शीट बिछ गई हो पूरी सिटी पे, ठीक है, पूरी लेक सिटी पे. सॉल्ट लेक जो सिटी, ये सिटी का नाम है, यूएसए की सिटी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो रही है. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. So here it is said कि अभी closing time था, snowfall हो रही थी, सर्दी का टाइम है ना, दिसंबर का टाइम है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड होती है और स्नोफॉल भी हो गई. और अभी भी लाइट्स जल रही थी. कहाँ पर? ओल्ड क्लॉक शॉप में रे की. रे जो कि शॉपकीपर है, रे की पुरानी क्लॉक शॉप में अभी भी लाइट्स जो थी वो ऑन थी. एंड इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, और जो इस शॉप का मालिक था जो कि बूढ़ा था, और ओल्ड एंड डेफ मीन्स जो बहरा भी था, जिसको सुनाई नहीं देता था. ही वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, और जो उसने उस दिन शॉप पे अपनी जो क्लॉक बेची थी उस पे वो कुछ काम कर रहा था. दैट मीन्स मे बी उसका जो ऑर्डर था, उसने सेल आउट की थी जो क्लॉक, उस पे कुछ सेटिंग करनी बाकी थी या पैकिंग करनी बाकी थी. ही वॉज वर्किंग ऑन दैट क्लॉक दैट ही हैड सोल्ड ऑन दैट डे. नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर द पर्सन इन द ब्लैक पैंट सूट, ही इज Ray is the owner of the shop,
and the other person is the last shopper that we have already read here कि 2 शॉपर्स आए थे, एक आप देख सकते हो पीछे दरवाजे के पास खड़ा है और एक ये रेड कलर के सूट में है। ठीक है। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब जब उसने रे ने अपना काम फिनिश कर लिया, उस क्लॉक को जो सेटिंग कर रहा था, जब उसने वो सेटिंग कर ली उस क्लॉक की जिसको उसने बेचा था उसी दिन, सो ही स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम। और जैसे वो खड़ा हुआ और पिछले रूम में जा रहा था, मानो कि उसके शॉप के पीछे भी एक रूम था, तो ही वॉज जस्ट गोइंग टू बैक रूम। और अचानक से क्या हुआ, अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया जो कि उसे फील हुआ, जैसे उसने बैक की पिछले रूम में जाने के लिए, तो उसे फील हुआ अपनी नेक पे कि जैसे कि कोई डोर खुला हो, फ्रंट का डोर खुला, फ्रंट डोर का फ्रंट रूम का जो डोर है वो खुला हो और उसके खुलने से जैसे बाहर से ठंडी हवा आई और उसके नेक पर पड़ी, ऐसा उसे महसूस हुआ। Because he was not able to listen to the sound of opening of door because he was deaf, उसे सुनाई नहीं देता था, है ना। तो उसे उस हवा का झोंका महसूस हुआ, ठंडक महसूस हुई अपनी नेक पे और उसे फील हुआ कि जैसे फ्रंट रूम का जो डोर है वो खुला है, किसी ने खोला है। He turns to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that he was not a shopper. This was not a shopper. अब जैसे ही वो मुड़ा, उसने टर्न की ये देखने के लिए कि कौन लास्ट मिनट पे अभी शॉप की क्लोजिंग टाइम पे कौन शॉप पर आया है। तो जैसे ही उसने मुड़ के देखा उन शॉपर की तरफ, बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। तो जैसे कि ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत देर हो गई थी उसको अपनी शॉप चलाते हुए, तो उसकी आंखों ने पहचान लिया, उसकी ओल्ड बूढ़ी बुद्धिमान आंखों ने पहचान लिया कि वो जो 2 पर्सन्स आए थे, जो लास्ट मिनट शॉपर जिसको उसने समझा था, दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये शॉपर नहीं थे, ये कुछ परचेजिंग करने या कुछ खरीदने नहीं आए थे। ही सॉ 2 men, one in his 20s, the other closer to 50। अब उसने क्या नोटिस किया कि 2 लोग आए हैं और जिसमें से एक की जो एज है वो 20s में है, दैट मीन्स मानो 22, 23, 25, 28 ये 29 तक, और द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा है उसकी अप्रॉक्सीमेट एज जो है 50 के आसपास है, लाइक 48 to 50 वी कैन से। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, एंड जो यंगर मैन था जिसकी एज 20s में थी, वो पर्सन जो है वो डोर पर ही खड़ा रहा। And the older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes। और जो ओल्डर पर्सन था जिसकी एज अप्रॉक्सीमेट 50 थी या 50 के आसपास थी, तो वो काउंटर के पास आया। काउंटर जो टेबल होता है शॉपकीपर का, जिसके अंदर उसने वो अपना वो बनाया था, ड्रॉर होते हैं जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं, कुछ और सामान रखा जाता है। तो उस काउंटर के पास वो जो ज़्यादा एज वाला पर्सन था, 48 to 50 के अप्रॉक्सीमेट वाली एज वाला, तो वो अपने काउंटर के पास आया जहाँ पर रे खड़ा था, बट ही वॉज नॉट हैविंग एनी साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। बट उसकी आंखों में कुछ ऐसी फ्रेंडलीनेस वाला कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था, उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो फ्रेंडली नहीं थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मानो वो कुछ शॉपिंग करने आया है, कुछ भी ऐसी सेंस नहीं थी, जैसे एक कस्टमर वाली सेंस उसमें नहीं थी। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter। अब रे जैसे पहले ही पहचान गया था कि ये कोई शॉपर नहीं है, दैट मीन्स उसको पहले ही एहसास हो गया था, फील हो गया था इस चीज़ का कि शायद ये पर्सन जो है उसको रॉब करने आया है, लूटने आया है, या ये कोई चोर लुटेरे हो सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा डर गया था रे इस चीज़ को लेकर। सो ही वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, बट उसने फिर भी अपने इस बढ़ते हुए फियर को, अपने डर को छिपाया। किस तरह से? एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और उसने अपना एक नोट पैड, एक छोटी सी नोटबुक जो होती है जिसके ऊपर लिखा जाता है,
नोटबुक और पेंसिल जो है उसने उस पर्सन की तरफ खिसका दी, पुश कर दी। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ही वॉज अनएबल टू लिसन टू एनी साउंड और एनी वॉइस, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था रे। तो क्या करता था, उसने एक नोटपैड रखा हुआ था, एक पेंसिल रखी थी साथ में, जो भी कस्टमर आता था उसके पास वो ये स्लिप कर देता था, पुश कर देता था कि जो भी उनको चाहिए वो उस नोटपैड के ऊपर लिख दें। तो ऐसा ही उसने इस पर्सन के साथ भी किया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. फिर उसने क्या किया, जब ये नोटपैड पुश किया उस बंदे की तरफ, तो उसके बाद थोड़ी सी उसने स्माइल दी उस अनफ्रेंडली फेस पे। अनफ्रेंडली फेस मतलब उस जो एज ए कस्टमर जिसे हम अभी कह रहे हैं, हमें नहीं पता वो कस्टमर है या लुटेरा है कोई, तो उसके फेस पे तो कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी। तो इस रे ने क्या किया, थोड़ी सी स्माइल दी उसे, एंड देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपना सिर हिलाया दोनों तरफ इधर उधर करके, नेगेटिव में जैसे हम हिलाते हैं ना बोलने के लिए, तो ऐसे उसने सिर हिलाया और ये इशारा करके समझाया कि मैं सुन नहीं सकता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो एकदम से अचानक से क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, तो ये बहुत ही हैरान हो गया ये पर्सन ये सुनकर, ये देखकर कि वो रे जो है, जो मालिक है दुकान का, वो सुन नहीं सकता। सो हिज सरप्राइजिंग फेस चेंज द मैन्स फेस, और उसने ये सरप्राइजिंग लुक जब उसने देखी, उसका इशारा देखा कि वो सुन नहीं सकता, तो उससे उस बंदे के जो रिएक्शन था, फेस के एक्सप्रेशन थे, वो चेंज हो गए। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे ही उसने उस नोट पैड को स्टडी किया, दैट मीन्स नोट पैड के ऊपर भी ये लिखा हुआ था कि आई एम डेफ, कि मैं सुन नहीं सकता। देन टर्न्ड एंड सेड, और उसके बाद वो पर्सन ने जब ये पढ़ा नोट पैड पे, तो सरप्राइजिंग सी लुक आ गई उसकी, जो सरप्राइजिंग लुक थी वो चेंज हो गई, और उसने दूसरे पर्सन की तरफ, जो उसका फ्रेंड डोर पे खड़ा था, उसकी तरफ टर्न करके उसको देखा एंड सेड समथिंग टू हिम, और उसको कुछ कहा। अब ओपनली कुछ कह दिया उसको, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि रे कुछ भी नहीं सुन सकता, सो उसने ओपनली उस बंदे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बात की। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और जैसे ही रे जो पर्सन था अपने फ्रेंड के साथ बात करने लगा, जो डोर पे खड़ा था, तो रे को एक मौका मिल गया, जो शॉपकीपर था, शॉप ऑनर था, उसे एक मौका मिल गया उस बंदे को क्लोजली देखने का, ऑब्जर्व करने का कि ये इंसान कौन है। एंड पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। अब रे ने क्या नोटिस किया, He paid attention to the shape of a gun. उसने नोटिस किया कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है, उसकी पॉकेट में एक गन लाइक कुछ चीज है, लाइक शेप ऑफ गन। उसने एक गन की शेप को ऑब्जर्व किया कि मानो उसकी पॉकेट में कोई गन थी। एंड अ रेस्टलेस हैंड, और उसका जो हाथ था वो थोड़ा सा रेस्टलेस, मतलब क्वाइट नहीं हम बोल सकते, थोड़ा सा हिल जुल रहा था, जो उसका हाथ उसके राइट पॉकेट में था, उस बंदे के राइट पॉकेट में हाथ था, और उसके हाथ में एक गन थी। ऐसी उसने शेप, एक गन की शेप रे ने फील की कि सामने वाले पर्सन के जो हाथ है वो पॉकेट में है, और वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है हाथ, एकदम क्वाइट नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक एक्सपर्ट पर्सन है या एक्सपर्ट रॉबर है, ऐसा नहीं फील हो रहा था। थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जिससे उसका हाथ भी थोड़ा रेस्टलेस था, कांप रहा था। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." अब जैसे ही रे ने ये नोटिस किया कि सामने वाले पर्सन के पॉकेट में एक गन है, तो उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा उसको बॉयल करने लगा, मतलब बहुत ज्यादा आग बबूला वो हो गया, बहुत गुस्सा आया रे को। बट उसने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि उसके अंदर से आवाज आई कि बी स्टिल, कि अभी ये कोई एक्शन लेने का समय नहीं है, बी पेशेंट, धैर्य से काम लेने का समय है। सो ही रिमेन्ड स्टिल, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अपना गुस्सा छिपा लिया। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, और उसने कामली, बहुत ही पीसफुली नोट पैड के ऊपर लिखा रे ने कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड,
और जब उसने ये चीज़ पढ़ी हुई लिखी हुई पढ़ी कि मे आई हेल्प यू, कि रे ने उसको पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो जो ओल्ड मैन था, लाइक जो 50s के आसपास था, जो शॉपर बन के आया था उस शॉप में, फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, तो उसने पहली बार नज़रों से नज़रें मिला के रे की तरफ देखा और स्माइल दी, क्योंकि पहले उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी, बट ये पढ़ के कि मे आई हेल्प यू, तो उसने उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी स्माइल दी। और दूसरा ये चीज़ सोच के भी कि ये पर्सन तो कुछ सुन ही नहीं सकता, कि ये तो डेफ है, ये शॉपकीपर जो है वो डेफ है, ऐसा दिमाग में ऐसी बात भी उसके चल रही थी सामने वाले पर्सन के दिमाग में। तो उसने एक स्माइल दी उस रे को, बट जो स्माइल थी वो कैसी थी, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, बट ये जो स्माइल थी फ्रेंडलीनेस वाली नहीं थी, फिर भी ऐसी स्माइल नहीं थी कि जैसा उसे मानो कि एक दोस्ताना सी स्माइल, या उसको अच्छा लगा कि रे ने उससे पूछा कि मे आई हेल्प यू, ऐसा वाला कुछ रिएक्शन नहीं था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बट जो उसकी स्माइल थी वो बहुत ही मोकिंग थी, बहुत मजाकिया स्माइल थी, कि मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो कि वो मजाक उड़ा रहा है रे का, कि वो खुद तो डेफ है और वो मेरी क्या हेल्प करेगा। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. अब दोनों को समझ आ गया था, रे को भी और जो सामने उसके पर्सन खड़ा था, उन दोनों को ही समझ आ गया था कि वो पर्सन वहां पर क्यों आया है। दैट मीन्स ही वॉन्टेड टू रॉब द ऑनर ऑफ द शॉप, ही वॉन्टेड टू रॉब रे को लूटने आए थे वो लोग, एंड वो दूसरा पर्सन डोर पर क्यों खड़ा रहा था, ये दोनों को अब समझ आ गया था। 50s के आसपास जिसकी एज बताई है उस पर्सन को भी, और रे को भी, जो कि शॉप का ऑनर था। दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। अब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये जो दो पर्सन्स आए थे शॉप पे लास्ट मोमेंट पे, शॉप क्लोजिंग के टाइम पे, वो ऐसे फील हो रहे थे मानो कि वो उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा, कि देवर हु वर डाउन ऑन देयर लक, मतलब वो अपने लक से परेशान है, अपनी किस्मत से परेशान है, और अभी उनके हाथ में पैसा नहीं है, या फिर वो किसी चीज में वो डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, मानो कि उनको पैसा चाहिए, बट एट दैट टाइम द लक वॉज नॉट फेवरिंग देम, कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, दे वर नॉट एबल टू अर्न मनी और दे नीडेड मनी बैडली। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग वॉज देयर ऑन द फेसेस ऑफ दोज पर्सन्स। उन दोनों लोगों के फेस पे ऐसी थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था कि जैसे उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, एंड वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए दे वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, वो कुछ अलग सा ट्राई करना चाहते थे, बट अगर जैसा भी मानो वो, जैसे उसका हाथ लड़खड़ा रहा था, उसके पॉकेट में गन थी, है ना, तो मानो वो शूट कर देता उस रे को और उसकी दुकान को लूट लेता, उसके पैसे लूट लेता, और अगर वो कुछ ऐसा कर देता तो दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और अगर अपने गुस्से में कुछ ऐसा करने वाले थे वो, कि जिसके बारे में बाद में उनको पछताना पड़ता, रिपेंट करना पड़ता, सॉरी फील करनी पड़ती। सो रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। अब रे को ये फील हो गया था कि जो उसके विजिटर्स हैं, जो दो पर्सन आए हैं उसकी शॉप पे लास्ट मोमेंट पे, तो उनको किसी चीज की जरूरत है, दे आर इन नीड ऑफ मनी। He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. फिर वो क्या करता है, ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी का समरी टाइप है, मेन पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर, कि फिर वो उस पर्सन की पुरानी सी वॉच को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बदले में काफ़ी अच्छा अमाउंट देता है उसको, पैसे देता है, काफ़ी अच्छी मनी दे देता है, जबकि वो उस वॉच की कॉस्ट इतनी नहीं होती। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chimed Merry Christmas. So the message of peace, अब लास्ट मोमेंट जो होती है वो जब ये स्टोरी फिनिश होगी तो ऐसा फील होगा कि मानो कि पीस और गुडविल, की दूसरों की भलाई करना और शांत रहना, शांति से सारे काम करना, पीसफुली कामफुली अपनी लाइफ स्पेंड करना, ऐसा मैसेज मानो सारी तरफ ये फैल जाता है, क्योंकि इट वॉज द Merry Christmas, it was the day of Christmas and the old clocks chime, मतलब जितनी भी उसकी शॉप में जो clocks थी, they started ticking and it was felt as they were also saying Merry Christmas and they were giving the message of peace and goodwill.
सो लेट्स सी इन डिटेल. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. और जो क्लॉक्स थी रे की शॉप में सारी टिक कर रही थी, टिक टिक कर रही थी. उन क्लॉक्स की जो चाइम थी वो आवाज़ आ रही थी टिकलिंग की, नॉट टिकलिंग, रादर टिकिंग की साउंड आ रही थी. रे कामली रॉट अनदर मैसेज. और रे ने बहुत ही पीसफुली एक और मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. अब चाहे रे को पता था कि ये जो पर्सन आए हैं उसकी शॉप पे उसको लूटने आए हैं, उनको कुछ ज़रूरत है, पैसों की बहुत ज़्यादा बैडली नीड है उनको, बट फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा और उनको एक और मैसेज लिखा. पहले क्या लिखा था, मे आई हेल्प यू. अब दोबारा उसने क्या लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. क्या आप कोई क्लॉक देखना चाहते हैं या फिर कोई वॉच खरीदना चाहते हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड. फिर उसके बाद उसने रे ने क्या किया, उसकी शॉप में एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था लोन बोर्ड. जो लोन बोर्ड था, लोन बोर्ड मतलब कि कोई पर्सन जिसके ऊपर बहुत सारी, यहाँ पे लिखा है लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. जिस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस जो है लटकाई हुई थी, टक की हुई थी, ऐसा बोर्ड जो वहाँ पे उसके शॉप में था जो कि लोन बोर्ड था. और उसने उसकी तरफ इशारा किया. अब ये लोन बोर्ड क्या होता है, लोन बोर्ड होता है जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है लोन, तो दैट मीन्स वहाँ पर कोई लोग जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी वो अपनी वॉच या अपनी पॉकेट वॉच या हैंगिंग जो अपनी जो विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो क्लॉक्स होती हैं वॉल क्लॉक्स, वो दे जाते थे रे को और उसके बदले पैसे ले जाते थे. ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से वो अपना कुछ सामान रख के लाइक क्लॉक्स रख के उससे लोन ले जाते थे एंड वो भी बिना इंटरेस्ट के. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर. अब वो पॉन ब्रेकर नहीं था. पॉन ब्रेकर क्या होता है, जो पैसे लेकर, जो किसी को पैसे देता है और उसके बदले में कोई चीज़ गिरवी रख लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है. जो पैसे देता है किसी को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है. बट ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर. वो ऐसा इंसान नहीं था, वो पॉन ब्रोकर नहीं था. बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. बट फिर भी वो ऐसे एक बहुत अच्छा इंसान था, पॉन ब्रेकर तो नहीं था, बट फिर भी वो लोगों को मना नहीं करता था. जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी वो उसके पास अपनी पुरानी वॉचेस और क्लॉक्स रख जाते थे एंड फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. जितने भी वो उसको पैसे मिलते थे, मतलब अपनी क्लॉक्स के बदले में वो पैसे ले जाते थे रे से. मतलब वो नीडी पर्सन्स को ना नहीं कह पाता था. वो जितने भी उनकी वर्थ होती थी क्लॉक्स, जितने भी पैसों की होती थी, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो उनको लोन दे देता था. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. दैट मीन्स जितनी की अमाउंट की वो वर्थ होती थी, जितनी अमाउंट की होती थी क्लॉक्स, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देता था. लाइक 50 रुपीज़ की या $50 की वॉच या क्लॉक है तो उसके बदले वो $60 दे देता था लोगों को, क्योंकि ही वॉज अ गुड पर्सन एंड ही न्यू दैट कि जो पर्सन अपनी कोई सामान रखने आए हैं उसके पास, तो वो नीडी है, उनको पैसों की ज़रूरत है, सो उनकी हेल्प कर देता था. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक. और वो सारी वॉचेस को वहीं रखता था, वहीं उसकी शॉप में ही होती थी, लोन बोर्ड पे हैंग की होती थी या लोन बोर्ड के पर पड़ी होती थी. क्योंकि और जब भी उन ऑनर्स को वापस चाहिए होती थी अपनी वो वॉच, तो वो उसको वहाँ से वापस ले जाते थे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड. उतने ही पैसे देकर जितने की वो वहाँ से लेकर गए होते थे, विद नो इंटरेस्ट. जबकि कोई इंटरेस्ट इसके साथ वो नहीं लेता था, मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता था. जितने पैसे के बदले वो अपनी वॉच या क्लॉक रख के गए होते थे, उतने ही पैसे देकर वापस अपनी वॉच दोबारा ले जाते थे लोग उससे. देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर. तो उसके बाद जो ओल्डर पर्सन था, जो 50s के आसपास था, जो उसके सामने खड़ा था, जिसके पॉकेट में गन थी, ही सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर. तब वो थोड़ा सा ईजी फील करने लगा, कंफर्टेबल फील करने लगा. एंड टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट.
अब जब उसको ये पता चला कि यहाँ पे लोन बोर्ड है और लोन दे देता है ये पर्सन, रे जो है घड़ी के बदले में लोन दे देता है, पैसे दे देता है, तो उसको थोड़ा इजी फील हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। एंड उसने क्या किया, अपने पॉकेट से अपना हाथ निकाला, क्योंकि उसके हाथ में क्या था, गन। तो अब उसने गन नहीं निकाली, सिर्फ अपना हाथ निकाला पॉकेट से एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। और जल्दी से जो उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ उसने देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। और उस पर्सन ने फिर क्या लिखा नोटपैड पे कि तुम मुझे इस वॉच के बदले में कितना दोगे, मतलब कितने पैसे दोगे, कितने डॉलर्स दोगे। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। अब रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम। अब रे ने क्या नोटिस किया कि जो सामने वाला पर्सन था जो पूछ रहा था कि इस घड़ी के बदले में मुझे तुम कितना पे करोगे, तो उसकी आईज में थोड़ी सी उसने शर्म देखी, थोड़ी सी शर्म, दैट मीन्स थोड़ी हम्बलनेस और थोड़ी शर्म भी देखी कि मतलब अब वो उसकी आईज में वो रिएक्शन नहीं था, वो एक्सप्रेशंस नहीं थे जो पहले थे, कि जैसे कोई शर्म नहीं थी, कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी। अब थोड़ा सा वो माइल्ड जो थी उसका एक्सप्रेशंस थे आईज के। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। उस वॉच में कुछ भी स्पेशल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसके बदले में बहुत सारे डॉलर्स जो उसके एक्सचेंज में उससे वो दे पाता, बट फिर भी कुछ पावर थी उसमें, कुछ शक्तियां थी। क्या शक्ति थी, क्या पावर्स थी उसमें? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज। इसमें कुछ एक्सचेंज करने की पावर थी। एक्सचेंज मतलब बदलने की। अब वो क्या चीज बदलने की पावर थी इस घड़ी में जो उसके हाथ में बंधी हुई थी? अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। ये पावर थी कि वो उस बंदे को उसकी बैड सिचुएशन से, बुरी स्थिति से बाहर निकाल सकती थी, उसका सॉल्यूशन दे सकती थी। दैट मीन्स वो पर्सन जो उसके रे के सामने खड़ा था, वो गन लेके आया था शूट करने के लिए या फिर लूटने के लिए, डरा धमकाकर रे को। बट जब उसने ये लोन बोर्ड देखा, उसको अपनी घड़ी याद आई, तो घड़ी की तरफ देखा और घड़ी के बदले में उसने पूछा कि तुम मुझे इसका कितना पे करोगे। तो इस घड़ी में वैसे कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ स्पेशल फीचर नहीं था, इसका कुछ भी स्पेशलिटी नहीं थी। इट वॉज अ नॉर्मल वॉच बट इट वॉज हैविंग सम पावर्स। इसमें कुछ ऐसी पावर्स थी जो उस पर्सन को बदल दिया, जिसने ऐसी पावर्स थी जो उसको उसकी बैड सिचुएशन से, उसके बुरे हालात से उसको बाहर निकाल सकती थी। दैट मीन्स ही वॉज इन नीड ऑफ मनी और ये वॉच उसको पैसा दिला सकती थी, जिसके कारण वो जो बुरा काम करने आया था, जो लूटने आया था, वो उसको लूटेगा नहीं और उसके बदले में, अपनी वॉच के बदले में पैसे लेगा, अपनी वॉच को गिरवी रख के, किसी के पास रख के। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" अब रे ने तो ये पहचान लिया था कि ये पर्सन को पैसों की ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत के कारण ही वो रे की शॉप में आया था। ऐसा जब रे ने पहचान ली थी ये चीज़, तो रे ने वापस उसको पूछा, "How much do you need for it?" तुम्हें इसके बदले में कितना चाहिए, तुम्हें कितनी ज़रूरत है। दैट मीन्स वॉच वो दे रहा था, तो वॉच के बदले में उसने उसको पूछा कि तुम्हें इसके बदले में कितनी ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड। और फिर उसने रिप्लाई लिख के भेजा, उस रिप्लाई लिखा सामने वाले पर्सन ने, वॉट एवर इट इज़ वर्थ, कि इसकी कितनी कीमत है, इसकी क्या वर्थ है, कितना तुम मुझे इसके लिए पे कर सकते हो, जितना इसकी वर्थ है उतना ही उसने बोला। देन रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। अब रे ने कुछ आंसर नहीं दिया, कुछ लिखा नहीं उसके बदले में, तो रादर ही वेंट टू हिज कैश बॉक्स, जहाँ उसके पैसे पड़े थे उस कैश बॉक्स की तरफ वो गया, एंड पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। और फिर उसने वहाँ से $50 का एक नोट निकाला और उस पर्सन के हाथ में दे दिया। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज। अब जैसे वो दोनों हाथ मिला रहे थे, दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज। तो रे ने उस बंदे की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, अब उसकी आंखें क्या कह रही थी, मानो थैंक यू। उसकी जो आंखें हैं वो क्या कह रही थी, थैंक यू।
धन्यवाद दे रही थी कि उसने उसके वॉच के बदले में, ओल्ड वॉच के बदले में $50 उसे दे दिए थे रे ने। इसलिए वो सामने वाला पर्सन रे को थैंक्स बोल रहा था अपनी आईज के एक्सप्रेशन से। आईज का जो उसका एक्सप्रेस कर रही थी, आईज जो उसकी थैंक्स एक्सप्रेस कर रही थी। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। अब उन दोनों को ही पता था, रे को भी और सामने वाले पर्सन को भी, कि इस वॉच की कॉस्ट इतनी नहीं है। $50 इट इज़ अ गुड अमाउंट। तो ये उन दोनों को पता था इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रॉट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। मेरी क्रिसमस। अब वो पर्सन आया था कुछ और इंटेंशन से, और वो अपनी वॉच के बदले में जब उसको पैसे मिल गए तो फिर वो जब पैसे लेके वो जाने लगा, जब $50 का नोट लेके वो पर्सन जाने लगा, टर्न किया उसने दुकान से बाहर जाने के लिए, तो वापस थोड़ा सा फिर उस क्या लिख के गया वो वहाँ पर नोटपैड के ऊपर जाने से पहले उसने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। मैं इसको वापस लेने आऊँगा जब जितना जल्दी मैं आ सका। मैरी क्रिसमस। और उसके बाद उसने मैरी क्रिसमस लिख दिया उस नोटपैड पे। The little story ended on the half hour with the clocks striking altogether. और ये जो छोटी सी स्टोरी थी, इट एंडेड ऑन द हाफ आवर विद क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और उस शॉप में क्या था, सारी की सारी घड़ियां जो है वो चल रही थी, ठीक है। और जो स्टोरी कब एंड हुई, दैट मीन्स वो मैन का जो प्रॉब्लम थी पैसों की वो सॉल्व हो गई। उसने बिना रॉब किए, बिना कुछ क्राइम कमिट किए वो वापस चला गया और मैरी क्रिसमस भी विश करके गया रे को। तो ये जो स्टोरी एंड हुई ये कब हुआ, रात के 12 बजे, ऑन दी हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जबकि मैरी क्रिसमस जो है, क्रिसमस के जो डे था वो शुरू हो गया था। उस टाइम पे ये स्टोरी एंड हुई जब सारी की सारी क्लॉक्स इकट्ठी स्ट्राइक करने लगी। जैसे अलार्म बजता है ना, तो अलार्म के लिए जो इकट्ठी जो सारी क्लॉक्स जो है टिक भी कर रही थी और स्ट्राइक भी कर रही थी। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. अब जो टाइम पीसीज थे, जितने भी वहाँ पे अलार्म क्लॉक्स पड़ी हुई थी, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, जो सारी की सारी स्टोरी को, जो सारी मोमेंट्स को, जो वॉट एवर सीन वॉज गोइंग ऑन देयर, कि वो जो शॉपर्स आए किस तरह से आए, किस तरह गए, और क्या सब कुछ जो भी हुआ उस शॉप में, जिसको वो सारे के सारे टाइम पीस जो थे वो देख रहे थे, सारी क्लॉक्स देख रही थी, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। दे ऑल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। वो सारी की सारी रात को जब वो मैन चला गया और 12 बज गए रात के, तो इस तरह से रैंग करने लगी, मानो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे रे भी उनको सुन सकता था, ऐसा फील हो रहा था। विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। और रे को भी ऐसा फील हुआ जैसे कि वो उन्हें सुन सकता था, उनके अलार्म्स को सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। और ये जो टिकिंग साउंड थी या इनके अलार्म्स जो बज रहे थे उस टाइम पे, देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, इनका जो स्वीट म्यूजिकल टोन में जो इनकी रिंगिंग हो रही थी, इट वॉज फिल्ड विद होप। इसमें एक म्यूजिकल, इनमें एक मैसेज छिपा हुआ था, वो था एक होप का मैसेज। Their music was filled with hope, the timeless message of peace on earth। और क्या मैसेज छिपा था, पीस ऑन अर्थ, की अर्थ पे पीस हो, हर जगह पीसफुल एनवायरनमेंट हो, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, हर किसी का अच्छा सोचो, हर किसी के साथ अच्छा करो। ये मैसेज मानो ये सारे के सारे टाइम पीसेस उस टाइम पे दे रहे थे अपनी म्यूजिकल टोन के साथ, कि हर जगह शांत एनवायरनमेंट हो, शांति हो, और हर किसी का भला करो, हर किसी के बारे में बुरा मत सोचो, एक दूसरे को अच्छी फीलिंग के साथ उसके साथ बिहेव करो। एंड इट वॉज फिल्ड बाय द 3 men who stood in the old clock shop। और ये मैसेज मानो उन तीनों पर्सन्स के द्वारा फील किया गया, क्योंकि क्लॉक्स बोलती तो नहीं थी,
वो तो म्यूजिक बज रहा था और जो हैपनिंग वहाँ पे होने से बच गई थी, जो कुछ गलत क्राइम होने से बच गया था और वो क्राइम चेंज हो गया था एक अच्छे एक्ट में कि ज़रूरत पूरी हो गई थी सामने वाले पर्सन की, शॉपर्स की जो आए थे लास्ट मोमेंट पे, और रे का भी कोई नुकसान होने से बच गया था। एंड दे ऑल द 3 पीपल वर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मैसेज है म्यूजिकल टोन में इन टाइम पीसेस के द्वारा जो दिया गया है वो मानो इन तीनों के द्वारा फील किया गया था। ठीक है, सो विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।